हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस। होप्स हो कि आप सब अपने घर में सेफ़ होंगे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और साथ में कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस किया था, दैट इज़ मोलैरिटी। जिसने भी हमारा ये वाला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके बाद हम फर्दर जो डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स हैव स्टार्ट। बच्चे, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मोलैलिटी। इसे डोनेट जो किया जाता है, हम इसे डोनेट करते हैं स्मॉल m से। और अगर इसको मैं डिफ़ाइन करूं तो मोलैलिटी क्या है आपकी? मोलैलिटी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट dissolved in 1000 grams of solvent. Repeated, it may be defined as the number of moles of solute dissolved in 1000 grams of solvent. क्या मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखें तो मैथमेटिकली मोलैलिटी किसके बराबर रहेगी? मोलैलिटी इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ सैल्यूट divided by molecular mass of solute into 1000 divided by weight of solvent in grams। क्लियर है ये चीज़? मोलैलिटी रहेगी आपकी गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू, आई थिंक ये विजिबल नहीं है थोड़ा आपको, ये जस्ट गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ओके, अब बच्चे मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस रहता है? जो हमारी मोलैरिटी होती है उसमें जो हम लेके चलते हैं उसमें हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, बट इस केस में जो हम कंसीडर करते हैं दैट इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अब और जो मोलैलिटी रहती है, क्योंकि इसमें हम वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करते, अगर विद राइज इन टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो जो वॉल्यूम बढ़ाने के साथ जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो जो आपकी वॉल्यूम है वो भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जैसे मान के चलो कोई कंटेनर है, आपने उसमें पानी लिया, आपने उस कंटेनर में जिसमें पानी ले रखा है, अगर आप उसके नीचे बर्नर लगाते हो यानी आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, तो टेम्परेचर प्रोवाइड होने से वो क्या होगा? जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और जिस तरह से वो पानी बॉयल होगा जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। आपको मालूम है, क्योंकि जो हमने मोलैरिटी ली थी उस केस में हम क्या कंसीडर कर रहे थे? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो जैसे टेम्परेचर चेंज होगा जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। और जो वॉल्यूम था और उस केस में जो मोलैरिटी थी वो क्या थी? इन्वर्सली रिलेटेड थी। तो जैसे आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो जो आपकी मोलैरिटी होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इसलिए हमेशा जब भी हम लैब में काम करते हैं ना, तो अगर आपको 1 मोलर 2 मोलर 10 मोलर कुछ भी सोल्यूशन चाहिए, हम फ्रेशली प्रिपेयर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम विंटर्स में कोई सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं उसको समर्स में यूज़ करेंगे, या समर में कोई प्रिपेयर कर रहे हैं कोई सोल्यूशन उसका विंटर में यूज़ करेंगे, क्योंकि जो मोलैरिटी है विद टेम्परेचर वो क्या हो जाएगी? चेंज। इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो आपके सोल्यूशंस होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। पर इस केस में अगर हम बात करें मोलैलिटी के केस में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पूरे इस इक्वेशन में देखो कहीं पे भी वॉल्यूम का तो जिक्र ही नहीं है, कहीं पे हमने डिस्कस ही नहीं किया वॉल्यूम का। यहाँ पे तो हमने वेट लिया हुआ है सॉल्वेंट का। तो इसलिए ये जो आपकी रहती है मोलैलिटी, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहती है, और हम प्रेफर करते हैं मोलैलिटी को एज़ कम्पेयर टू मोलैरिटी, क्योंकि ये आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जबकि जो आपकी मोलैरिटी रहती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है। इज़ इट ओके? नेक्स्ट बात आती है इसके यूनिट्स की। तो यूनिट बच्चे इसके क्या रहते हैं? इसके यूनिट रहते हैं मोल पर केजी। ओके,
जो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी नॉर्मेलिटी। जो नॉर्मेलिटी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मे आई राइट number of gram equivalents, number of gram equivalents of solute dissolved, सॉरी विजिबल नहीं है आपको, of solute dissolved in per liter of सॉल्वेंट। मैथमेटिकली लिखें तो बच्चे नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं n से। n इक्वल्स टू गिवन वेट को बच्चे हम a से लिख लेते हैं, स्मॉल a से, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। क्लियर है? अब बच्चे ये अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये क्या बोलता है टर्म कि आपने पर लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, वही उसी से आपको क्या उसकी पता चलती है, नॉर्मेलिटी। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे तो आपको एक टर्म देखने को मिल रही है, दैट इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो नॉर्मेलिटी करने से पहले आपको समझना ज़रूरी है कि ये इक्विवेलेंट वेट क्या रहता है। तो बच्चे जो इक्विवेलेंट वेट होता है आपका, इक्विवेलेंट वेट को अगर मैं डिफाइंड करूं तो एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडेड टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस so that 1 gram of hydrogen or 8 grams of oxygen or 35.5 gram of chlorine is produced। मुझे पी लिखा है, ये प्रोड्यूस्ड। क्लियर है ये चीज़? इक्विवेलेंट वेट क्या, अगर हम इसको डिफाइन करें तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में हम ऐड करें ताकि उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या फिर 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट वेट। अब बच्चे इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एसिड एंड फॉर बेसिस। बच्चे जो इक्विवेलेंट वेट रहता है आपका एसिड का, वो किसके बराबर रहता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी। अब एक नई टर्म आ गई बीच में, दैट इज बेसिसिटी। अब बेसिसिटी जो एसिड के केस में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एसिड की हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं, उसकी बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल HCl है, जो आपको एसिड, किसे हम एसिड और किसे हम बेस देंगे, इसके बहुत सारे क्या हैं, क्राइटेरियाज हैं। उनमें से एक क्राइटेरिया रहता है कि वो सब्सटेंस जो आपको H पॉजिटिव आइंस देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एसिड। ठीक है, जैसे HCl है, ये आपको देता है H पॉजिटिव आइन प्लस Cl नेगेटिव आइन। तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइन कितने इसमें से डिसोसिएट होकर आपके पास आ रहे हैं, 1। तो इस केस में इसकी बेसिसिटी जो रहेगी, उसकी बेसिसिटी क्या बन जाएगी, बेसिसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइन कितने हैं, 1। तो यहाँ पे बेसिसिटी भी इसकी क्या बन जाएगी बच्चा, 1।
तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा HCl का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल्स टू इसका मॉलिक्यूलर मास HCl का क्या रहता है बच्चे, H का मॉलिक्यूलर मास जो एटॉमिक मास है 1 और क्लोरीन का एटॉमिक मास रहता है 35.5। तो दोनों को सम अप करेंगे तो आ जाएगा 36.5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 36.5 ग्राम्स। यानी इस केस में जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट भी रहेगा HCl के केस में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अगर हम कोई एग्जांपल लें तो अगर हम ले लेते हैं H2SO4 की, H2SO4 बच्चे, H2SO4 डिसोसिएट होने पे आपको क्या दे देगा, 2H पॉजिटिव आइन प्लस SO4 2 नेगेटिव आइन, राइट। अब बच्चे अगर इसे हम देखें तो जो इसका बेसिसिटी इस केस में क्या आ जाएगी, कितने H पॉजिटिव आइन आ रहे हैं इसमें आपके इवॉल्व हो रहे हैं 2, इसकी बेसिसिटी भी रहेगी 2। अब इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा बच्चे, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर रहेगा, H2SO4 का, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं हम। H2SO4 का H2SO4 इक्वल्स टू H का 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, 16 4 6 4 24, 2 कैरी 4 और 2 6, 64 प्लस 32 प्लस 2 दैट इज 498 ग्राम्स। तो इस केस में आपकी क्या रहेगी बेसिसिटी, इक्विवेलेंट वेट आपका आ जाएगा आपका 98 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 49 ग्राम्स के बराबर। क्लियर है। यानी जिस केस में आपकी बेसिसिटी 1 रहती है उस केस में जो इक्विवेलेंट वेट रहता है और जो मॉलिक्यूलर मास रहता है दोनों ही क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, पर उसके अलावा क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लियर है। उसी तरह बच्चे हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस किसके बराबर रहता है आपका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी। अब बच्चे बेस के केस में हमने क्या कैलकुलेट करनी है, एसिडिटी, जिस तरह से आपने एसिड के केस में क्या कैलकुलेट की थी, बेसिसिटी। अब बेस की आपने अगर एसिडिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे ये बच्चा NaOH है, NaOH डिसोसिएशन के बाद आपको दे देता है आइंस जब इसके बनते हैं तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो आपको एक क्राइटेरिया मालूम है कि बेस हम किस बेसिस पे देखते हैं, वो सब्सटेंसेस जो एक्वियस सॉल्यूशन में आपको क्या दे रहे हैं, OH नेगेटिव आइन दे रहे हैं, वो आपकी बेस होती हैं। अब इस केस में आपके OH नेगेटिव आइन कितने निकल रहे हैं, NaOH में से सिर्फ एक। तो इस केस में इसकी एसिडिटी क्या बन जाएगी, एसिडिटी इक्वल्स टू 1। देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट क्या बन जाएगा NaOH का, बच्चे इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखें तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय एसिडिटी कितनी है 1। तो इस केस में इसका क्या बन जाता है, इक्विवेलेंट वेट NaOH का 40 ग्राम्स। क्लियर है। इसी तरह अगर हम किसी और का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कैलकुलेट करके, MgOH होल ट्वाइस। बच्चे ये आपको क्या दे देता है, Mg2 पॉजिटिव आइन प्लस OH नेगेटिव, इसके 2 आइन मिल जाते हैं। क्लियर है। तो इस केस में अगर हम बात करें इसकी एसिडिटी की तो बच्चे इसकी एसिडिटी कितनी रहती है, 2 OH नेगेटिव आइन आ रहे हैं तो 2। तो यहाँ से हम इसका इक्विवेलेंट वेट अगर कैलकुलेट करें तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ज़रा कैलकुलेट करते हैं हम MgOH होल ट्वाइस का, MgOH होल ट्वाइस बच्चे Mg का 24 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 है ऑक्सीजन इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2। करो बच्चे कैलकुलेट, 24 16 2 जा 32 प्लस 2 दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 2
सॉरी 4 + 2 + 2 = 8, 58। तो बच्चे इसका बन जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 2 = 29 ग्राम्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हो और इसी इक्विवेलेंट वेट की हेल्प से फिर आप इसकी नॉर्मेलिटी को भी सॉल्व कर सकते हो। बच्चे जो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। मान के चलें अगर आपके पास कोई बाइनरी सोल्यूशन है जिसके कंपोनेंट उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ए और बी। बच्चे जो सोल्यूशन होगा उसमें जो ए है उसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे और जो बी है उसके भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। मान लो जो ए सोल्यूशन का कंपोनेंट है, जो ए कंपोनेंट है सोल्यूशन का, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, एन ए में सब्सक्रिप्ट में लिख रही हूँ एन के, ताकि ये पता चल जाए कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये ए कंपोनेंट के हैं। सिमिलरली जो बी कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, एन बी। तो बच्चे मोल फ्रैक्शन अगर मैं डिफाइंड करूँ तो मोल फ्रैक्शन का मीन्स कुछ हिस्सा। फ्रैक्शन छोटी क्लासेस में पढ़ते हो ना, मोल्स का कुछ हिस्सा एज कम्पेयर टू द टोटल नंबर। तो बच्चे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं जाई से, जाई ए फॉर ए कंपोनेंट। तो बच्चे जाई ए किसके बराबर होगा, अब बच्चे ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी एन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो अगर इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन हमें पता चल जाएगा। तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये आपको क्या देगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्लियर है। सिमिलरली बच्चे जो आपका रहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो किसके बराबर होगा, जाई बी, वो क्या रहेगा आपका, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये चीज़ क्लियर है बच्चे। अगर हम इन दोनों को ऐड अप कर लें यानी जाई ए प्लस जाई बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बच्चे बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। जिस टाइम पे आपके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो आप न्यूमरेटर को एज इट इज़ ऐड कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो इक्वल्स टू 1। बच्चे यानी कि अगर हम जितने भी कंपोनेंट हैं मोल फ्रैक्शन में, जितने भी कंपोनेंट हैं जो उसका सम रहता है वो हमेशा क्या रहता है, यूनिटी। तो इसलिए बच्चे क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं ना आ रही है, सिंपल एक क्या आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है यूनिटी, इसलिए जो आपकी मोल फ्रैक्शन होती है ये आपकी डायमेंशन लेस रहती है, डायमेंशन लेस, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। क्लियर, होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए लेक्चर, थोड़ा बोरिंग ना हो जाए। उसके आगे जो फर्दर लेक्चर है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। होप सो जितनी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, समझ आ गई हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो अपनी क्वेरीज़ को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरीज़ को मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी और मेरी कोशिश रहेगी कि जितना सिंपल हो सके, जितना इजी बना सकूँ मैं आपके लिए सब्जेक्ट को, उतना इजी बनाऊँ ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ सकें और एक केमिस्ट्री आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ना रहे। थैंक यू।